हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना फिर मैं लेकर आई हूँ घटना चक्र के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए। उसके बाद है अपनी शासन व्यवस्था के लिए। उसके बाद न्यायिक प्रशासन के लिए। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, अपनी धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित 16 एक कुल की नीति इसका सबल प्रमाण है। इस प्रकार कथन चाल जो है वो बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख जो कि है मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता है। उसका कार्य सैनिकों को वेतन एवं सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिक की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो वो हो जाएगा मनसबदारी पे। नेक्स्ट है, साम्राज्य के विस्तार एवं शांति व्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक है। इस सृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 ईस्वी में घोड़े में दागने की प्रथा तथा पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार प्रस्तुत न कर सके। इसके पश्चात 1574-75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदारी का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो वो हो जाएगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो वो हो जाएगा मुजफ्फर खान तुर्वती। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्वती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। क्या हो जाएगा? मंगोलिया। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफ़ी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। कथन ए में है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारण आर है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए, आर जो है दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़े को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। जब्ती प्रणाली जो कि अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो वो हो जाएगा भू राजस्व। नेक्स्ट है,
टोडरमल ने भूराजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईने दहसाला नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? वो हो जाएगा दहशाला। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहशाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल संबंधित था तो मालगुजारी सुधारों से। क्या? मालगुजारी सुधारों से। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु 1570 से 71 ईस्वी में मुजफ्फर का तुर्वती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल के अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 ईस्वी के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहशाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहशाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तानसेन रामवल्ली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन 2 में है अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ। और कथन 3 जो है अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। कथन 4 है राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो इसका राइट आंसर जो है केवल कथन 3 जो है वो सही है। तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु पांडे था। उन्हें तानसेन नाम ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मान सिंह की बहन मानवाई शाह बेगम का विवाह सलीम से हुआ था, न कि अकबर से। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने राजा टोडरमल दीवान थे, न कि सेनापति। अतः केवल कथन 3 जो है वो सत्य है। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में कौन नैरत्न की कड़ी थी? तो इसका हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल हो जाएगा। इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। अकबर के द्वारा ही आईने दहशाला की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर से भी इससे मदद मिली थी। अतएव इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो वो हो जाएगा टोडरमल के द्वारा। अकबर ने दीवाने इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो वो हो जाएगा 1582 ईस्वी में। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन-ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीवान-ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया। दीन-ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो वो हो जाएगा अकबर ने। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा। किस इतिहासकार ने दीन-ए इलाही को धर्म कहा? तो वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन-ए इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मुहाजिब में पहली बार दीन-ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। नेक्स्ट है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो वह एक भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो वो हो जाएगा जामा मस्जिद। सम्राट अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को वर्ष
1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल है। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर या शान ए सीकरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो वो हो जाएगा अकबरी महल में। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 ईस्वी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थीं। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मीरग मिर्जा ग्यास केस द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। फारसी या ईरानी वास्तुकला शैली की एक विशेषता देहरी गुंबद है, जो सिकंदर लोदी के मकबरे में भी प्रयोग किया गया है। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो हो जाएगा अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक उदारता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो वो हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है, 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु या काजी ने सभी मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनाया था। उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन से सही उत्तर है? इसका राइट आंसर ए सही परंतु आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 69 में आरंभ करवाया था तथा बाद में गुजरात विजय के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक बड़की इतिहास का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी की बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि फर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो वो हो जाएगा बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो वो हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया है। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। निजामी शिक्षा पद्धति तत्कालीन समय में ख्यात शिक्षा प्रणाली थी। यद्यपि शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक स्वयं अकबर था, स्वयं निरक्षर था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है तो वो फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो हो जाएगा पंचमहल। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए।
पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्यमान है। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। जहांगीर स्थित है आगरा में। आगरा किला अकबरी शैल का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थर से 500 से अधिक भवन का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल आगरा किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिल हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी होती गई है। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो वो हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर कोड में देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है बाबर, जो कि जिसका मकबरा काबुल में है, अकबर सिकंदरा में, जहांगीर लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए सूचियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है फैजी। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन पर नकीब खां, बदायूं तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावत तथा अबुल फजल ने कालिया दमन की फारसी में अनुवाद किया। निम्न में से किसने महाभारत के फारसी में अनुवाद किया था? तो वो हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्मनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है तो वो है रजनामा कहलाता है। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो वो हो जाएगा महाभारत का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो वो हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो वो हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो वो हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने कड़ी कलम की उपाधि प्रदान की। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह जो हो जाएगा हरिविजय सूरी। नेक्स्ट है हरिविजय सूरी की वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था। इनकी विद्वता और चिंतन तथा विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया और पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते हैं, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो हो जाएगा हरविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत।
अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत में श्रावण, केशव लाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन महेश, खेमकरण, तारा श्रावण, हरिवंश, दसवंत जो एक कहार का बेटा था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो वो हो जाएगा अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ध्यातव्य होकर दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का शासन 1558 से 1603 ईस्वी तक था। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।